अब हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेन। यहाँ पर इस बार हम देख रहे हैं कंडक्टिंग प्लेन, और इसके पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किए थे एक प्लेन, सिंगल प्लेन, या समझ लो इंसुलेटिंग प्लेन ऑफ चार्ज। केवल एक सरफेस पे चार्ज है, लेकिन इस बार है, यहाँ ध्यान रखेंगे, दोनों में डिफरेंस को समझेंगे। इस बार है कंडक्टिंग प्लेन। कंडक्टिंग प्लेन और एक सिंगल प्लेन, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि कंडक्टिंग प्लेन, जैसे ये देख लो कि ये कंडक्टिंग प्लेन ऑफ चार्ज है, तो अगर कोई भी कंडक्टर होगा तो उसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। मान लेते हैं कि इस प्लेन का कुछ थिकनेस है डी। कितना भी पतला प्लेन हो, चाहे अगर वो कंडक्टिंग प्लेन बोल दिया गया, मेटल का बना हुआ बोला गया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा ही। और यानी कि अब एक प्लेन ऑफ चार्ज की बात नहीं हो सकती यहाँ पर। अब कंडक्टर के दोनों तरफ चार्ज होगा। जब हम लोग किसी कंडक्टर पे चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और ये इनफाइनाइट प्लेन है, इसलिए चार्ज दोनों सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब यहाँ पर भी चार्ज के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस में है? सरफेस में है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेन इज सिग्मा, और सिग्मा का वैल्यू पूरे प्लेन में कांस्टेंट है, सेम है। तो सिग्मा इस सरफेस के लिए क्या है? कांस्टेंट है। अब हम लोग कैलकुलेट करना है कि इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन से किसी डिस्टेंस पर कितना होगा। मान लेते हैं कि प्लेन का मान लो कि ये बीच वाला लाइन जिसको बोलेंगे सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन ये कंडक्टिंग प्लेन है। ये कंडक्टिंग प्लेन है जिसका ये थिकनेस है, और ये दोनों सरफेस पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो सेंट्रल लाइन है उससे अब डिस्टेंस की बात करेंगे। इससे मान लो कि आर डिस्टेंस पे या एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, चाहे प्लेन के इस तरफ या प्लेन के दूसरी तरफ। प्लेन के दूसरी तरफ भी मान लो सेम डिस्टेंस में ही बात कर लिए। अब दोनों पॉइंट का पोजीशन डिस्टेंस प्लेन से सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट प्लेन होने के चलते प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये बात हम लोग पहले भी देख चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के चलते परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से प्लेन के द्वारा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन के चलते इस डायरेक्शन में इमर्ज कर रहा है, प्लेन से निकल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं प्लेन से ऐसे निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्लेन से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है यूनिफॉर्मली, सभी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्योंकि प्लेन कैसा है? इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और मैग्नीट्यूड, अगर प्लेन से सेम डिस्टेंस की बात करें तो दोनों सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इसके लिए अब गॉसियन सरफेस सोचना होगा। गॉस लॉ अप्लाई करने के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉस लॉ को यूज करके गॉसियन सरफेस किस तरह से कंसीडर करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस या टच करे। गॉसियन सरफेस की पॉसिबिलिटी बनती है सिलेंडर। इस सिलेंडर को हम लोग इस प्लेन के दोनों तरफ इमेजिन करते हैं कि एक ऐसा सिलिंड्रिकल सरफेस कंसीडर किए जो प्लेन के दोनों तरफ पेनिट्रेट हो रहा हो, जो प्लेन के दोनों तरफ पेनिट्रेट कर रहा हो, ऐसा एक सरफेस इमेजिन किए। इसको हम लोग इस तरह से इमेजिन करते हैं। मान लेते हैं कि एक क्लोज सरफेस सिलेंडर के रूप में कंसीडर किए, जो प्लेन को, कंडक्टिंग प्लेन को पेनिट्रेट कर रहा है। और आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इधर हो गया इसका लेंथ आर, और इस तरफ भी इसका लेंथ हो गया आर। आर लेंथ का दोनों तरफ ऐसा क्लोज सिलेंडर सोचे। अब यहाँ पे तीन तरह का सरफेस है, एक ये फ्लैट सरफेस, एक दूसरा फ्लैट सरफेस, और एक ये राउंड सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस राउंड सरफेस को टच करके जा रहा है। सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राउंड सरफेस को टच कर रहा है।
यानी कि फ्लक्स थ्रू राउंड सरफेस 0 हो गया। अब बच गया ये प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है, सब जगह क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इधर ई ही होगा क्योंकि दोनों तरफ डिस्टेंस सेम है। तो इससे फ्लक्स कितना हो गया, इस सरफेस से फ्लक्स कितना होगा ये निकाल लेंगे। इसका एरिया भी सेम डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स हो गया कितना, ई डॉट ए, ई डॉट ए, देख लो। तो हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ कैसे लिखते हैं, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी ए, पहले तो राउंड सरफेस, तो राउंड सरफेस देख चुके हैं कितना आ चुका है, 0। नेक्स्ट ई डॉट ए, इस फ्लैट सरफेस से कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा, थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री। ई डॉट ए, ई डॉट ए का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई, एरिया इसका मान लिए ए, और आपस में एंगल बन रहा है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री 1 हो गया। इस सरफेस से फ्लक्स निकल गया ई ए, इस तरह से इससे फ्लक्स क्या होगा, ई ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई, एरिया का मैग्नीट्यूड ए, एंगल 0 डिग्री, तो इससे भी हो गया ई इंटू ए, और इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड। तो इस गॉसियन सरफेस यानी कि सिलेंडर के अंदर में कितना चार्ज बंद हुआ, इनक्लोज्ड हुआ। यहाँ देख सकते हैं कि प्लेन का दो सरफेस, प्लेन का दो सरफेस इसके अंदर में बंद हुआ, एक इस तरफ से और एक इधर का सरफेस बंद हुआ, इनक्लोज्ड हुआ। इस दोनों सरफेस का चार्ज इस सिलेंडर के अंदर में इनक्लोज्ड हुआ। तो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया भी ए है, तो इस ए एरिया में कितना चार्ज आएगा, इस एरिया में चार्ज होगा सिग्मा इंटू एरिया। इस तरह से इसमें भी कितना चार्ज आएगा, सिग्मा इंटू एरिया। ये दोनों चार्ज उसके अंदर में, इस सिलेंडर के अंदर में इनक्लोज्ड हुआ, तो ये चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया कितना, ये आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये आना भी चाहिए था, यही रिजल्ट आया। जो देख सकते हैं कि कितना आया है, एक प्लेन के चलते रिजल्ट आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेन के चलते। लेकिन कंडक्टिंग प्लेन बोल दिए तो उसमें 2 प्लेन हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डबल। यहाँ पर ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था। जैसे सोचो कि अगर हम कंडक्टिंग प्लेन की बात करें, इसमें ये दो सरफेस पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर केवल एक सरफेस की बात करते तो एक सरफेस चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस और हो गया, ये भी प्लस है, प्लस चलते इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, ये भी उतना ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों मिलके हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे कि अगर कोई कंडक्टिंग प्लेन है तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर सिंगल प्लेन है तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कंडक्टर में 2 प्लेन होने के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर डबल हो गया। तो अब एक और चीज आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू प्लेन के बाहर कहीं भी जाएंगे तो वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन कंडक्टर के अंदर में कितना होगा, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। ये तो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी कंडक्टर के बारे में बात करें तो कंडक्टर अगर आइसोलेटेड है यानी किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया, तो उसके अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि पहले ही बोल चुके हैं कि ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेन, यह है डिस्टेंस r, कहाँ से, कंडक्टर के। मान लो कि ये कंडक्टर लिया गया जिसका कुछ थिकनेस भी है, थिकनेस मान लेते हैं कि d है, तो उसके चलते इसके सेंट्रल लाइन से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा। ये हम लोग देख चुके हैं कि कंडक्टर के सरफेस से जैसे ही बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में, अगर इस पे चार्ज प्लस है तो, और प्लेन के दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। तो सारी बातों को इंक्लूड करते हुए ग्राफ प्लॉट करना होगा।
ये मान लो सेंट्रल लाइन है, तो सेंट्रल लाइन के इधर कंडक्टर का कितना थिकनेस है, d/2, और सेंट्रल लाइन के दूसरी तरफ कितना थिकनेस है, d/2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -d/2। तो -d/2 से +d/2 ये कंडक्टर का थिकनेस है, कंडक्टर का थिकनेस है, -d/2 से +d/2 ये थिकनेस टोटल d है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, तो ऐसे प्लॉट करें ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है -d/2 से +d/2 तक। अब जैसे ही d/2 से बाहर आए, सरफेस या उससे बाहर आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कांस्टेंट, और वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग प्लस मानेंगे। ये वैल्यू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस पॉइंट के इधर आएंगे, यानी कंडक्टर से दूसरी तरफ आए, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि वैल्यू निगेटिव हो गया, और वो कितना हो गया, वैल्यू सेम रहा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ग्राफ इस तरह से होगा। तो ग्राफ जो आएगा इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के चलते, वो देख लो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, कंडक्टर से जैसे ही बाहर सरफेस से पहुंचे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना स्टार्ट हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका वैल्यू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कंडक्टर के दूसरी तरफ डायरेक्शन केवल अपोजिट हुआ है, तो वैल्यू क्या कर दिए हैं, माइनस में कर दिए हैं, माइनस दिखा रहा है डायरेक्शन को, प्लस इस डायरेक्शन को, तो माइनस इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेन, वो इस तरह का आना चाहिए। देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था एक प्लेन के चलते, उसमें और इसमें डिफरेंस है, इसमें इस रीजन तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 करके रखे हैं,